सूरजगढ़ के राजमहल में महारानी के अंत के बाद सब कुछ शांत लग रहा था। गांव वालों ने महारानी को उसके बुरे कर्मों की सजा दे दी थी। महाराज उदयराज अपनी बेटी देविका और दामाद विशाल के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे, लेकिन तंत्र विद्या का असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। रात का समय था और महल के बाहर एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। तभी महाराज का खास सेवक सुमेध दौड़ता हुआ उदयराज के कमरे में आता है। सुमेध बहुत घबराया हुआ था और उसकी सांस फूल रही थी। महाराज, अनर्थ हो गया। आप जल्दी चलिए। जिस जगह पर गांव वालों ने महारानी को जलाया था वहां कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। क्या बात कर रहे हो सुमेध? महारानी का अंत तो कई दिनों पहले हो चुका है। अब वहां ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने डरे हुए हो? साफ साफ बताओ मुझे। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैं वहां पर पहरा दे रहा था, तभी मैंने देखा कि महारानी की राख वाली जगह की मिट्टी पूरी तरह से काली पड़ गई है। वहां राख का एक तिनका भी नहीं था। मुझे तो लगता है उस डायन का साया अभी भी हमारे महल के आसपास घूम रहा है। उदयराज तुरंत सुमेध के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें विशाल और देविका भी मिल जाती हैं। विशाल महाराज के चेहरे पर परेशानी देखकर उन्हें रोक लेता है। पिताजी, आप इतनी रात को सुमेध के साथ कहाँ जा रहे हैं? क्या महल में कोई परेशानी आ गई है? बेटा विशाल, सुमेध कह रहा था कि महारानी की राख वाली जगह पर कुछ अजीब घटना घट रही है। मैं बस वही देखने जा रहा हूँ। तुम और देविका अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरी असली माँ ने मरते हुए मुझे एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था अगर 101 बलियों का जादू पूरा होने वाला हो तो वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। महारानी ने बरसों तक काला जादू किया था। हमें बहुत सावधान रहना होगा। चारों लोग महल के पीछे उस मैदान में पहुंचते हैं जहां महारानी को सजा मिली थी। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मैदान के बीचों बीच की मिट्टी पूरी तरह से फट चुकी थी और राख गायब थी। मिट्टी से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। देखिए महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ तो राख का नामो निशान ही नहीं। कोई इंसान मरने के बाद ऐसे गायब कैसे हो सकता है? ये कोई आम आग नहीं है सुमेध। मुझे लगता है कि महारानी का शरीर तो जल गया, लेकिन उसकी काली विद्या ने उसकी आत्मा को बचा लिया है। हमें तुरंत ही किसी ज्ञानी को बुलाना चाहिए। तुमने सही कहा विशाल। मैं कल सुबह ही पड़ोसी राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी को बुलाने का संदेश भेजूंगा। आज रात हम सबको एक साथ रहना होगा। देविका, तुम मेरे पास ही खड़ी रहो। तभी महल के मुख्य दरवाजे पर बहुत जोर से खटपटाने की आवाज आती है। इतनी रात गए किसी के आने से सब लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। सुमेध हिम्मत करके दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजे के बाहर एक बहुत ही अजीब औरत खड़ी थी। उसके कपड़े बिल्कुल काले थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा। मुझे महाराज से मिलना है अभी इसी वक्त। मेरा नाम मायाविनी है और मैं बहुत दूर नीलगिरी जंगल से आई हूँ। आप जो भी हैं, कल सुबह आइएगा। अभी आधी रात हो रही है और महाराज किसी से नहीं मिलेंगे। आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। तुम एक मामूली सेवक होकर मुझे रोकोगे? जाओ और अपने महाराज से कहो कि मायाविनी आई है। अगर उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो सुबह तक इस महल का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। सुमेध दौड़कर उदयराज के पास जाता है और सारी बात बताता है। उदयराज विशाल और देविका के साथ दरवाजे पर जाते हैं। मायाविनी उदयराज को देखकर एक अजीब सी मुस्कान देती है। कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे महल में आकर इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा महाराज। मैं तो अपनी बहन की तलाश में आई हूँ, जिसे आप सबने मिलकर कुछ दिन पहले आग के हवाले कर दिया था। तुम महारानी की बहन हो। तुम्हारी बहन एक डायन थी जिसने अपनी जवानी और ताकत के लिए 100 से ज्यादा बच्चों की बलि चढ़ा दी थी। उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है उसे। तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। सजा? तुम लोग सच में बहुत नासमझ हो। तुम लोगों को लगता है कि तुमने मेरी बहन को खत्म कर दिया। हाँ, वो तो सिर्फ उसका एक शरीर था जिसे उसने तुम इंसानों को बेवकूफ बनाने के लिए पहना हुआ था। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? विशाल की बात सुनकर मायाविनी जोर जोर से हंसने लगती है। अचानक विशाल के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। विशाल अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। देविका घबराकर विशाल को संभालने लगती है। विशाल, क्या हुआ तुम्हें? पिताजी देखिए विशाल को क्या हो रहा है।
इसके सिर में बहुत पसीना आ रहा है। मायाविनी, तुमने मेरे दामाद पर क्या जादू किया है? अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, ये तो मेरी बहन का जादू है। मैंने कहा था ना कि वो खत्म नहीं हुई है। आग ने सिर्फ उसके इंसानी शरीर को जलाया है। अब उसकी काली आत्मा एक नए और ताकतवर शरीर की तलाश में है, और वो शरीर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद विशाल है। ये आप क्या कह रही हैं? विशाल बाबू तो बहुत नेक इंसान है। महारानी का साया उन पर कैसे आ सकता है? क्योंकि वो 100 बलियां पूरी कर चुकी थी। आखिरी बलि मेरी बहन के खुद के शरीर की थी। अब वो आत्मा ताकतवर हो चुकी है। विशाल के अंदर का दर्द बता रहा है कि मेरी बहन ने उसके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। विशाल की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और वो देविका को धक्का दे देता है। देविका जमीन पर गिर जाती है। उधर राज अपनी तलवार निकाल लेता है। नहीं पिताजी, विशाल पर तलवार मत चलाइए, वो अपने होश में नहीं है। हमें किसी तरह महारानी की आत्मा को विशाल के शरीर से बाहर निकालना होगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे देविका? मायाविनी, अगर तुम सच में उसकी बहन हो तो इस जादू को रोकने का तरीका भी जानती होगी। मुझे बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपना सारा खजाना तुम्हें दे दूंगा। बस मेरे दामाद को छोड़ दो। मुझे तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए महाराज। मुझे मेरी बहन को एक शाही खून वाले इंसान का शरीर चाहिए था, जो उसे मिल गया। अब कल सूरज उगने से पहले विशाल पूरी तरह से मेरी बहन बन जाएगा। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ नीलगिरी के जंगल चलना होगा। वहाँ एक पुराना कुआं है। मुझे बचा लो देविका, मेरे अंदर आग जल रही है। मेरे शरीर मेरे काबू में नहीं है। मुझे कोई मार रहा है अंदर से। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी विशाल। मायावनी, मैं तुम्हारे साथ उस जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस पुराने कुएं के अंदर जाकर मेरी बहन की एक पुरानी निशानी लानी होगी। लेकिन याद रखना, वो कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। क्या तुम अपने दामाद के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो? नहीं देविका, तुम वहां नहीं जाओगी। मैं अपनी बेटी को एक बार खो चुका हूँ, अब दोबारा नहीं खो सकता। सुमेध, तुम जाओ और हमारे सैनिकों को लेकर आओ। हम इस मायाविनी को कैद कर लेंगे। हाँ। जैसे ही उधर राज सुमेध को आदेश देते हैं, मायावनी अपनी खतरनाक आंखों से सुमेध की तरफ घूर कर देखती है। सुमेध वहीं का वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उधर राज और देविका सुमेध को इस हालत में देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि मायाविनी कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि वो महारानी से भी ज्यादा ताकतवर है। विशाल अब जमीन पर दर्द से तड़प रहा था। अगर आपने दोबारा चालाकी की महाराज, तो अगला नंबर आपका होगा। फैसला आपके हाथ में है। सुबह होने में बहुत कम वक्त बचा है। अगर देविका जंगल जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो विशाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं तैयार हूँ मायावनी। मैं नीलगिरी से उस डरावने जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने विशाल और अपने राज्य के लोगों को इस काली विद्या का शिकार नहीं होने दूंगी। बेटी, तुम बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला मत लो। ये जादूगरनी हमें धोखा दे रही है। पिताजी, आप विशाल का ध्यान रखिएगा। मैं मायावनी के साथ जा रही हूँ। देविका अपने पिता के मना करने के बावजूद मायावनी के साथ नीलगिरी जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उधर राज बेबस होकर विशाल के पास बैठ जाते हैं। देविका और मायावनी चलते चलते जंगल की सीमा पर पहुंच जाती हैं। वहाँ हवा बहुत ठंडी थी और पेड़ों के हिलने की अजीब सी आवाजें आ रही थी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी देविका। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का डर के भाग चुका होता। मुझे तुम्हारे इस काले जादू से कोई डर नहीं लगता मायावनी। मुझे बस वो कुआं दिखा। वो कुआं इतनी आसानी से नहीं मिलेगा देविका। उस कुएं तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 पहेलियों का जवाब देना होगा, जो इस जंगल के रखवाले तुमसे पूछेंगे। अगर तुमने एक भी जवाब गलत दिया तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल की मिट्टी में बच जाओगी। इतना कहते ही मायावनी पेड़ों के पीछे गहरे अंधेरे में जाकर खड़ी हो जाती है। देविका अब उस घने और डरावने जंगल में बिल्कुल अकेली खड़ी थी। तभी जंगल के पेड़ों के पीछे से एक अजीब सा इंसान धीरे धीरे चलकर देविका की तरफ बढ़ने लगता है। देविका अपनी जगह पर खड़ी रहती है। अब देखना ये था कि क्या देविका उन 3 पहेलियों का जवाब देकर विशाल की जान बचा पाएगी या खुद उस नीलगिरी जंगल का शिकार हो जाएगी। रात अभी बहुत लंबी थी।
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल स्टोरी शाइन टीवी को सब्सक्राइब करें।